हेलो थ्री एन फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और पिछला वीडियो भी आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जोयान ताउसी एशियन गॉड से मिला हुआ था, जो कि जोयान को फ्लेम मंत्रा के बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं और वो बताते हैं कि तुम मेरे पहले सक्सेसर हो और मैं तुम्हें फ्लेम मंत्रा का एक पार्ट दूंगा और इसके 4 और पार्ट हैं जो कि तुम्हें 4000 लोगों से हासिल करने होंगे। और इसके बाद जोयान को वो काफ़ी सारी चीज़ें भी बताते हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, आपके सारे के सारे डाउट उसमें क्लियर कर दिए हैं मैंने। और हम अपनी इस नोवेल को आगे कंटिन्यू करते हैं। जहाँ हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जोयान ने उनसे पूछा था कि हेवनली स्क्वायर को मैंने कहीं देखा है, और इस बात को सुनकर गुयू के फेस इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए थे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे 2 फिगर बैठी हुई थी, जिसमें से एक जोयान था जबकि दूसरे गुयू थे और वो दोनों चाय पी रहे थे। तभी जोयान गुयू से पूछता है, एल्डर गुयू, आपने कहा था कि आप सेरेन वोन पॉइंट में हैं जो कि 5 फ्लेम सील पॉइंट में से एक है, तो बाकी के बचे हुए 4 लोग उन 5 फ्लेम पॉइंट में से एक 4 में होने चाहिए, है ना। जिस पे गुयू हाँ पे सिर हिला देता है और कहता है कि ये सही है। 5 फ्लेम सील पॉइंट में रेडियन 5 अलग अलग हेवनली फ्लेम से मिलकर बनता है, और जब तक इन 5 फ्लेम में से किसी एक में भी अपनी बुद्धि होगी तब तक 5 फ्लेम मेरिडियन गायब नहीं होगा और इस दुनिया में कंटिन्यू बना रहेगा। वो जुयान को बताते हैं कि 5 फ्लेम सील्ड मेरिडियन के अन्य 4 लोग इस कॉन्टिनेंट के अलग अलग दिशाओं में स्थित हैं, और वे 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें बर्निंग फ्लेम मंत्रा के 4 पार्ट दिए गए हैं। हालांकि ये सब हम लोगों का मिशन है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप बर्निंग फ्लेम मंत्रा के बाकी के पार्ट को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। वो कहते हैं कि वो 4 कौन हैं, उनमें से मैं आपको सिर्फ 2 के बारे में बता सकता हूँ, और जहाँ तक उन बाकी के 2 की बात है तो उनके विषय में तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उन्हें ढूंढना बहुत कठिन है। ये सब आपके लक पे डिपेंड करता है कि क्या आप उन्हें ढूंढ पाएंगे या नहीं। इसके बाद गोयू जोयान को बाकी के 2 लोगों के बारे में बताता है। उनमें से एक को ओल्ड हाई के नाम से जाना जाता था और उनका नाम हाई मोचैन था। उनका ओरिजिन सी हार्ड फ्लेम था जो कि इस कॉन्टिनेंट के नॉर्थ एरिया में था, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा समुद्र है, और 5 फ्लेम सील्ड पॉइंट भी वहीं पर है जिसका वो गार्डियन है। उस ओल्ड मैन ने वहाँ पे नॉर्दर्न सी एकेडमी नाम की एक एकेडमी को भी ओपन कर रखा है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। हालांकि वह एक टूटी हुई एकेडमी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जोहन काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट तरीके से सुन रहा था, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं। हालांकि गुयू ने जैसे ही उस नॉर्दर्न सी का नाम लिया था कि तभी एक लकड़ी के घर में हरे कलर का कपड़ा पहने हुए एक आदमी छींकने लगता है और कहता है, भाई गुयू, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। सच में गुयू, तुम मेरा बुराई कर रहे हो क्या। यहाँ पे गुयू जियान को आगे की चीजें बताता है और कहता है कि दूसरी व्यक्ति वो महिला है, और ऐसा कहने के बाद वो काफी ज्यादा अलर्ट तरीके से जियान को देखता है और फिर कहता है, इस महिला को तुम कमजोर मत समझना, वह एक नॉर्मल ही लेडी है, लेकिन हर कोई उसे संभाल नहीं सकता। ये लेडी ईगोफुल और फैमिलियर तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये फ्रेंडली है। वो दूसरों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। उसने अपने लाइफ में सिर्फ एक ही डिसाइबल को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि उसके डिसाइबल का कैरेक्टर भी बिल्कुल उसी की तरह था। हालांकि मैंने उनके बारे में आपको बता दिया है और इससे जुड़े खतरों को भी आपको बता दिया है। अब मैं उनके ओरिजिन को बताता हूँ। उन्हें रेड लोटस कहा जाता है और वो साउथ फॉरेस्ट में फायर मैपल फॉरेस्ट में है। वो पूरे साल साल तक बंद कमरे में ही रिट्रीट करती है। अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो मैं बस आपसे यही कहूँगा कि पहले आपको उस ओल्ड मैन हाई मोचेंग की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि होंगलिंग की तुलना में उस साथी से बात करना काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। इसके अलावा वो ओल्ड मैन शराब का काफ़ी ज़्यादा शौकीन है। शायद जब तक आप कुछ अच्छी वाइन को लेकर उसके पास जाएंगे तो वो ओल्ड मैन आपका पीछा जरूर करेगा। जियान ने जैसे ही गुयू की बातें सुनी तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि उसने गुयू से इतने लंबे समय तक बात की थी। यहाँ पे जियोयान चाहता था कि गुयू उसके साथ रहे, लेकिन उसकी बातों को सुनकर जियोयान को ऐसा फील हुआ था कि गुयू उसके साथ नहीं जा सकते। तभी वो खुद से ही कहता है कि मैं 5 टाइप के हेवनली फ्लेम्स को जरूर प्राप्त करने में सक्सेसफुल रहूंगा, जो कि 1000 साल से ज़्यादा टाइम से यहाँ पर मौजूद हों, और ये 4 या 5 नॉर्मल हेवनली फ्लेम से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हों। यहाँ पे जियान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से ये सोच ही रहा था कि तभी गुयू उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, इसके बारे में मत सोचो। अगर ये उतना आसान होता जितना कि आप सोच रहे हो तो मैं इसे पहले ही छोड़ देता।
भले ही मुझे सक्सेसर का पालन करना है, मतलब उनके साथ रहना है, फिर भी मुझे ये देखने की ज़रूरत है कि सक्सेसर के पास पूरा टैलेंट है कि नहीं। वो जियान से बताते हैं कि अगर तुमने अपनी प्रेजेंट टाइप की पावर को शो नहीं किया होता तो मैं भी तुम्हारे सामने नहीं आ पाता। उनकी बात को सुनकर जियान थोड़ा सा चौंक जाता है और अपने सिर को उठाकर काफी ज्यादा क्यूरियस तरीके से गुयू की तरफ देखता है। जियोयान जानता था कि वो 5 लोग उसका पीछा करने वाले हैं और उसके साथ रहेंगे, इसीलिए इसमें काफी ज्यादा कठिन परीक्षाएं भी होंगी। उदाहरण के लिए जियोयान ने जब गुयू की गुफा में एंटर किया था, हालांकि गुयू ने खुद जियोयान का टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं लिया, लेकिन उसने देखा था कि जियोयान ने जो पावर शो की है उसके कारण उसे अपने रिट्रीट से भी बाहर निकलना पड़ा था। साथ ही साथ गुयू ने जियोयान को बहुत कुछ बताया भी था। आखिर गुयू एक ऐसे एल्डर थे जो कि हजारों साल से जिंदा थे, जबकि जियोयान की उम्र तो अभी सिर्फ 50 साल ही है। इसलिए जियोयान का कंपैरिजन गुयू के साथ बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अभी भी उनके लिए एक छोटे बच्चे की तरह ही था। तभी गुयू जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है टेस्ट इजी है, और इसके बाद वो जियोयान को बताते हैं कि क्योंकि तुम थोड़ा सा थके हुए थे और तुम्हारी पावर ही कम दिखाई दे रही थी, इसीलिए मैंने फॉर्मेशन की पावर को भी कम ही रखा था, जिससे तुम्हें वहाँ पे सांस लेने का टाइम भी मिल रहा था। हालांकि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो, इसीलिए तुम मेरे इस टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से पास हो गए थे। साथ ही साथ कुछ मेरे व्यक्तिगत कारण भी थे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि तुम इतने बुरे नहीं हो, इसीलिए मैंने तुम्हें जानबूझकर इसे पास करने दिया था। तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैंने तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है। गुयू थोड़ा सा सीरियस दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके शब्द काफ़ी ज़्यादा मजाकिया दिखाई दे रहे थे, जिसे सुनकर जियान काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। इसके बाद वो जियान को बताते हैं कि अगर आप ओल्ड हाई के टेस्ट में जाते हैं तो वहाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जिसके कारण आप उस टेस्ट को पास करने में कैपेबल हो सकते हैं। लेकिन यदि आप होंगलियान के प्लेस पर जाते हैं तो आपको बस इतना करना है कि आपने मुझे कभी भी नहीं देखा, वरना मैं नहीं जानता कि आप वहाँ से जिंदा लौट के आएंगे या नहीं। और इसके बाद अगर आप काफ़ी ज़्यादा बदकिस्मत हुए और लास्ट में उन 2 20 लेवल के लोगों से मिलते हैं तो आपको ऐसे रिएक्ट करना है जैसे कि आप कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा जिद्दी हैं। यहाँ पे ये तीसरे और चौथे नंबर के लोगों की बात कर रहे हैं। हालांकि अब तो आपको समझ में आ रही होगी नोबल। वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस तरीके से जियान को ये सब बता रहे होते हैं। जियान ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था कि आज की जो फॉर्मेशन थी वो उसके टेस्ट को लेने के लिए कैपेबल नहीं थी। जब अगर किसी असली टेस्ट होगा तो कैसा होगा, इसीलिए जियान अब पावरफुल होना चाहता था। साथ ही साथ फ्लेम मंत्र को देखते हुए जियोयान चाहता था कि इसे भी पावरफुल करना पड़ेगा। तभी जियोयान ओल्ड गू की तरफ देखते हुए कहता है, ओल्ड गू, क्या मैं आपको ओल्ड गू कहकर संबोधित कर सकता हूँ? जिसमें गुयू सर हिला देते हैं और इसके बाद जियोयान कंटिन्यू रखता है और उनसे कहता है, मैंने ओल्ड गू के टेस्ट को पास कर लिया है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जूनियर मैं ओल्ड गू के हाथों से बना हुआ बर्निंग फ्लेम स्किल को प्राप्त करने में कैपेबल हूँ? और इसके बाद जियोन अपना हाथ फैलाते हुए उनकी तरफ देखने लगता है, जिसपे गुयू सिर हिलाते हुए जियोन की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं नहीं। और इसके बाद वो जियोयान को बताते हैं कि नहीं, उस टाइम पे ताउसी एशियंट गॉड ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि उत्तराधिकारी इसके लायक है, उन्होंने एक और टेस्ट रखा था। उन्होंने इस फ्लेम मंत्रा को हम पांचों की बॉडी में सील कर दिया था। जब तक आप हम लोगों को रिफाइन नहीं करते हैं तब तक आप इसे प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप अभी उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए आप अभी मुझे केवल अपनी बॉडी के अंदर रख सकते हैं और मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, और हम वेट करेंगे कि आप उतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएं। और इसी के साथ साथ ये जो प्रोसीजर है ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए फ्लेम मंत्रा का ये पार्ट आपको अभी नहीं मिल सकता है। एक बार जब आप मुझे पूरी तरीके से रिफाइन कर लेते हैं तो मैं आपके साथ फ्यूज हो जाऊंगा और मेरी सोल अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उनकी बात को सुनकर तो जियोयान के होश ही उड़ जाते हैं और वो कंटिन्यू उन्हीं को देखे जा रहा था। ये कुछ ऐसा हो गया था जियोयान के साथ कि उसके पास खजाना तो था, लेकिन वो किससे बल उसे देख ही सकता था। हालांकि इसे चाहे कोई कैसे भी रखे, जियोयान ना चाहते हुए भी इसे एक्सेप्ट ही करने वाला था, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। हालांकि तभी जियोयान कुछ सोचता है और अचानक से स्माइल करता है और कहता है, कितना पावरफुल वॉरियर होना उसके लिए पहले ही अच्छी बात थी। और यही सोचकर वो स्माइल करता है तो गुयू उसको देखते हुए कहते हैं, ज़्यादा मत सोचो, इसके बारे में तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ओल्ड, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा,
भले ही तुम्हारी जान को खतरा क्यों ना हो, मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उसकी बात को सुनकर जोयान ये बता ही नहीं सकता था कि वो मजाक कर रहा है या सच कह रहा है। इसीलिए वो उसे काफ़ी ज़्यादा सीरियस तरीके से देखता है और कुछ भी नहीं कहता है। थोड़ी देर तक जियान चुप रहने के बाद आखिरकार ओल्ड यू से पूछता है, ओल्ड गू, क्या आप मुझे फ्लेम मंत्रा के बारे में बता सकते हो? क्योंकि मुझे फ्लेम मंत्रा के ओरिजिन के बारे में जानना है। ये फ्लेम मंत्रा इतना ज़्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है कि इसे किसी मिस्टीरियस मैन ने तो नहीं बनाया होगा, है ना? मुझे उम्मीद है कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। जियोयान काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से उनसे ये क्वेश्चन कर रहा था और ये पहली बार था जब जियोयान ने किसी से ऐसे इतना ज़्यादा एक्साइटेड होकर कुछ पूछा हो। हालांकि हम में से हर कोई यहाँ पे फ्लेम मंत्रा के बारे में जानना चाहता है कि आखिरकार इसे किसने बनाया था। जियोयान को पता था कि जब फ्लेम मंत्रा इतना ज़्यादा पावरफुल है और इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है तो इसे बनाने वाला कोई नॉर्मल ह्यूमन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसीलिए इसकी जो भी ओरिजिन होगी वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और एडवेंचरस होगी। इसलिए जियोयान काफ़ी ज़्यादा अपने क्वेश्चन पे प्राउड कर रहा होता है। तभी गुयू भी जियोयान को काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए देख रहे थे कि जैसे जियोयान ने कोई अपग्रेड कर लिया हो अपने आप को। वो जियोयान को बताते हैं कि हाँ, फ्लेम मंत्रा को जिसने क्रिएट किया था वो सच में काफ़ी ज़्यादा जीनियस और पावरफुल ह्यूमन था और इसी फ्लेम मंत्रा की हेल्प से ही वो टॉप पर पहुंचा था। उसने इस फ्लेम की पावर से एक वर्ल्ड को क्रिएट किया था और काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को भी उसने सॉल्व किया था। उसमें इतनी ज़्यादा पावर थी कि वो आसमान को हिला सकता था। गुयू ये सब काफ़ी ज़्यादा प्राउड से उसे बता रहे थे। हालांकि अचानक ये बोलते बोलते काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि दुर्भाग्य से आखिरकार वो अपने भाइयों के हाथों मारा गया। अपने टाइम का वो टॉप लेवल का एल्डर आखिरकार अपने भाइयों के हाथों अकेले मर गया था। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया तो जियान फील कर सकता था कि आसपास का जो यहाँ का वातावरण है वो काफ़ी ज़्यादा सैड और साइलेंट हो गया था। जियान तुरंत ही अपने आप को कंट्रोल करता है, लेकिन उसने फील कर लिया था कि जैसे ही एक ही सेकंड में उसने पूरे 1,00,000 साल का अनुभव कर लिया हो। जियान तुरंत ही गुयू की तरफ देखता है तो उसके फेस इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा अलग दिखाई दे रहे थे। ये देखकर जियोयान काफ़ी ज़्यादा शौक होता है कि इतने 1,000 साल पुराना एल्डर भी इतना इमोशनल हो सकता है। जियोन बस यही सोच रहा था कि अगर ये अभी भी जीवित होते तो इनके पास आखिरकार किस लेवल की पावर होती। तभी गुयू जियोन की तरफ देखते हुए कहते हैं, ठीक है, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, चलो इस जगह को सील करने के बाद चलते हैं। जियोन उसकी बात को सुनकर तुरंत ही हॉल के बाहर की तरफ जाने लगता है। उसी के आगे आगे गुयू भी जा रहा था। बाहर निकलने के बाद गुयू टेरेन बोन हॉल को काफ़ी गहराई से देखता है क्योंकि वो यहाँ पे हजारों साल से रहे थे। वो तुरंत ही अपने हाथ को उठाकर एक सीलिंग मेथड को परफॉर्म करते हैं, जिसके बाद वो पूरी जगह और ज़मीन कांपने लगती है और इसके बाद एक काली काली दीवार उठती है जो कि उसके एंट्रेंस गेट को पूरी तरीके से बंद कर देती है। जियोयान उस दीवार को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो पता लगाने में कैपेबल नहीं था कि आखिरकार ये वॉल किस चीज़ से बनी हुई थी। लेकिन जियोयान ने यह फील कर लिया था कि वो इस वॉल के 1 इंच को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। अब सोच सकते हो कि जियोयान डूडी लेवल पर पहुंच गया है, लेकिन फिर भी वो एक दीवार को नहीं तोड़ सकता। मतलब ये डुइकी कॉन्टिनेंट से बिल्कुल अलग कॉन्टिनेंट है एक, यहाँ पे डूडी लेवल का वॉरियर गिनती में नहीं आता। तो चलिए आगे चलते हैं। गुयू तुरंत ही स्माइल करते हुए अचानक से उस पहाड़ से बाहर निकल आता है। गुयू ने वहाँ पे उस बर्फ के ड्रैगन को केव के एंट्रेंस गेट की रखवाली करने के लिए कह दिया था। वो ड्रैगन जैसे ही जियोयान और एल्डर गू को आते हुए देखता है तो तुरंत ही खड़ा हो जाता है। हालांकि वो एक की तो रिस्पेक्ट करता था जबकि दूसरे को काफ़ी खतरनाक तरीके से देख रहा होता है। अब तक जियोयान ने उस ड्रैगन को देखकर ये तो समझ लिया था कि ये सिर्फ एक फॉर्मेशन नहीं है, इसके पास अपनी खुद की एक बुद्धि है और साथ ही साथ एल्डर गू ने इसे कभी भी एक फॉर्मेशन की तरह नहीं माना, बल्कि वो हमेशा इसके साथ काफ़ी अच्छी तरीके से रहते थे। जियोयान उस ड्रैगन को देखकर इसीलिए स्माइल कर देता है। जब उस ड्रैगन ने जियोयान को स्माइल करते हुए देखा तो वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और जियोयान के खिलाफ अपने सिर को धीरे से जियोयान के साथ रगड़ता है। इसके बाद वो ड्रैगन गुयू की तरफ देखता है और उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा अनिच्छा थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने जान लिया हो कि एल्डर गू यहाँ से जा रहे हैं। वो उनकी तरफ देखता है और उनसे अपना प्यार जताते हुए अपना सिर उनसे रगड़ने लगता है।
जिस पे गुयू भी अपना हाथ बढ़ाते हैं और ड्रैगन के सिर को सहलाने लगते हैं। गुयू तुरंत हवा में उठते हैं और इसके बाद एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है और इसके बाद वो ड्रैगन व्हाइट कलर की एनर्जी से सराबोर हो जाता है। गुयू के हाथों से व्हाइट कलर की एनर्जी निकल रही थी जो कि उस ड्रैगन की बॉडी में सीधे जा रही थी और तेजी से उससे मिक्स होती जा रही थी। थोड़ी ही देर में अचानक से वो ड्रैगन सुस्त हो जाता है और उसके बाद एक गेंद में बदल जाता है और उसकी आंखें बंद दिखाई दे रही थी जैसे वो सो रहा हो। हालांकि जुआन समझ गया था कि अभी भी आइस ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है और उसने अपनी काफ़ी सारी एनर्जी को लूज कर दिया था, इसीलिए गुयू ने उसे सील कर दिया था ताकि वो फिर से पावरफुल हो सके। और अगर कोई भी यहाँ पे एंटर नहीं होता है और ना ही इस फॉर्मेशन में आता है तो ये ड्रैगन हो सकता है कि हमेशा के लिए ही सोता रहेगा। और ये सोचकर जुआर थोड़ा सा सैड भी हो जाता है। जियोयान को पता था कि ये ड्रैगन और गुयू हजारों सालों से एक साथ थे। एल्डर गू को इस फॉर्मेशन को परफॉर्म करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। हालांकि जियोयान ने उनसे कुछ भी नहीं कहा और उनका वेट करता रहा। जियोयान भी अब तक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था। कुछ घंटों तक इंतजार करने के बाद आखिरकार एल्डर गू जियोयान के पास आते हैं और बिना कुछ कहे जियोयान की तरह स्माइल करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। गुयू जियोयान को गाइड कर रहे थे वहाँ से बाहर जाने के लिए और इसीलिए वो स्पेस में बाएं और दाएं एक एक कदम चल रहे थे। जियोयान ने जब नीचे खाई को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। ऐसा नहीं था कि उसे एल्डर गू पे भरोसा नहीं था, लेकिन वो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट था। यहाँ पे गुयू भी जियोयान को पूरी तरीके से इग्नोर करके आगे बढ़ना जारी रखते हैं। आखिरकार गुयू आगे बढ़ते हुए अपने आप को जल्दी से कंट्रोल करते हैं और इसके बाद स्माइल करते हुए जियोयान से कहते हैं, जल्दी करो, चलिए चलते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार इस कॉन्टिनेंट में कितने ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। आखिरकार मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि तुसी प्राचीन गॉड द्वारा चुने गए व्यक्ति की तुलना में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उनका मतलब था कि जियोयान के अकॉर्डिंग और कौन उससे ज़्यादा पावरफुल होगा, ये चलकर हमें देखना चाहिए, क्योंकि जियोयान को ही सक्सेसर के तौर पे तुसी प्राचीन गॉड ने चूज़ किया था। मुझे कमेंट करके एक चीज़ बता देना कि नोवेल समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है, क्योंकि आप लोग के लिए मैं नोवेल क्रिएट करने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटे इसको पढ़ता हूँ, फिर स्क्रिप्टिंग करता हूँ ताकि आप लोग को एक एक पॉइंट में समझा सकूँ। कसम से 2 चैप्टर एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। नहीं मतलब 2 घंटे तो नहीं लगते, ज़्यादा हाई फाई भी नहीं बोलना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। गुयू इतना बोलने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ बाहर की तरफ निकलते हैं। जियोयान को यहाँ अंदर आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी हीट वेव्स थी, लेकिन जाते हुए जियोयान को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि बोन चिलिंग फ्लेम की वो हीट वेव जो कि जियोयान के लिए प्रॉब्लम कर रही थी, गुयू के उसके साथ होने के कारण वो अपने आप ही गायब हो गई थी। इसलिए जियोयान काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ गुयू का पीछा करते हुए उस गुफा से बाहर आ जाता है। गुयू जैसे ही बाहर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे जो पहाड़ हुआ करता था वो तो यहाँ से गायब हो चुका है और ये देखते हुए कहता है, दुर्भाग्य है कि यहाँ पे अब कोई भी उस पहाड़ को नहीं देख पाएगा, ना ही कोई जगह का पता लगा पाएगा। और इसके बाद गुयू आसमान की तरफ देखते हुए अचानक से आसमान के ऊपर उड़ जाते हैं। साथ ही साथ उनकी आंखों से व्हाइट कलर की फ्लेम भी निकल रही थी। जियोयान गुयू की इन अजीब हरकतों को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, लेकिन उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि ऐसा हो सकता है कि ओल्ड गू यहाँ पे किसी तरह की फॉर्मेशन या एनर्जी बैरियर को लगाने के बारे में सोच रहे हो। हालांकि जियोयान यहाँ पे कोई भी जवाब दे पाता कि तभी वो आसमान में देखता है कि गुयू ऊपर आसमान में खड़े थे और उनकी आंखों से काफ़ी ज़्यादा तेज हेवनली फ्लेम्स निकल रही थी जो कि व्हाइट कलर की थी। साथ ही साथ वो स्माइल करते हुए कहते हैं, मैं गुयू हूँ। जिनकी वॉइस को सुनकर हजारों किलोमीटर के आसपास के जानवर और मैजिकल बीस्ट भी काफ़ी ज़्यादा दूर चले गए थे और उनकी वॉइस ने पूरी धरती में काफ़ी बड़ा फ्लैक्चुएशन क्रिएट कर दिया था। वो कहते हैं, आई एम गुयू और मैंने हजारों सालों तक इंतज़ार किया है। आज आखिरकार मुझे मेरा सक्सेसर मिल चुका है। आज मैं फिर से इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ। मैं कसम खाऊंगा कि दुनिया में मुझे जन्म दिया है, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा और उसकी हेल्प करूंगा। गुयू की बात को सुनकर तो जियोयान की धड़कनें तेज हो गई थी। वो देख सकता था कि आसमान में काले काले बादल छा चुके हैं जिससे काफ़ी तेज पिल लाइटिंग होने वाली है। हालांकि गुयू यहाँ पे टेंशन फ्री और बिल्कुल इम्प्रेशन लेस तरीके से ऊपर आसमान में खड़े हुए थे।
जियोयान उन क्लाउड को देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह गया था, क्योंकि उसे पता था कि यह कोई नॉर्मल लाइटिंग नहीं है बल्कि ये हेवनली लाइटिंग है। और जियोयान को इनमें से किसी भी एक लाइटिंग को झेलने का भी विश्वास नहीं था। ये देखकर जियोयान कहता है कि इतनी बड़ी पावर को बुलाने के लिए कितनी ज़्यादा पावर होनी चाहिए, यहाँ तक कि एक डूडी भी इसके सामने महज चींटी जैसा है। जियोयान ये सब खुद से ही कह रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा कांप भी रहा था कि तभी ओल्ड गू जियोयान को तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे बेवकूफ़, तुम डर क्यों रहे हो। और इसके बाद वो जियोयान के पास आ जाते हैं और जियोयान को चिढ़ाने लगते हैं। जब जियोयान ने देखा कि आसमान से वो काले बादल हट गए हैं, तब जाके उसे थोड़ा सा होश आता है। इसके बाद जियोयान उनसे कुछ पूछना ही चाहता था कि तभी गुयू जियोयान को बताकर पहले ही चुप करा देते हैं। वो जियोयान को बता देते हैं कि हाँ, ये हेवनली लाइटिंग थी, जिसे 9 हेवनली डिवाइन लाइटिंग कहा जाता है, और ये दुनिया की हर एक चीज़ को नष्ट कर सकती है। हालांकि इसका इस्तेमाल लोगों को कैद करने के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ ये एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है जिसका यूज शपथ लेने के लिए भी किया जाता है। इसकी पावर दुनिया और आसमान दोनों को हिला सकती है। जियोयान उनकी बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि ये लाइटिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी कि वो उसे रोक सकता है। लेकिन उसे जब ये पता चला कि ये लाइटिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि ओल्ड गू को भी इसके द्वारा रोका जा सकता था, तो उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। तभी ओल्ड गू जियोयान से कहते हैं, चलो चलते हैं, हेवनली लाइटिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है और फ्यूचर में आपको इसका पता चलेगा। अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिर्फ एक ही है कि हमें कोई सिटी देखनी चाहिए, ताकि आपको इस कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ समझ मिल सके। इससे आपको पता चलेगा कि इस कॉन्टिनेंट में आपको जीवित कैसे रहना है। उन्होंने इतना कहा ही था कि वो अचानक से एक लाइट की किरण में चेंज होकर जियोयान के अंदर चले जाते हैं, जो देखकर जियोयान काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए उनसे पूछता है, ओल्ड गू, आप क्या कर रहे हो। तभी वो कहते हैं कि छोटे लड़के, तुम अभी भी घायल हो और मुझे लगता है कि तुम्हें पूरी तरीके से ठीक होने में 3 से 4 महीने लगेंगे, लेकिन अगर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर रहूँगा तो मैं तुम्हें जल्दी ठीक कर सकता हूँ। और हाँ, मेरी पावर कमज़ोर नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझ पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ना ही तुम्हें मुझसे उम्मीद रखनी चाहिए। जब तक मैं आपके साथ हूँ, भले ही आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कि आपसे ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन फिर भी वो आपको छूने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या तुमने ये सोचा है पहले। कुल मिला के ये अपने टीचर याओलाओ की तरह ही होने वाला है लगता है। जैसे टीचर याओलाओ ने जियोयान को हर एक टाइम पे गाइड किया था, हर एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में बचाया था, वैसे ही मुझे लगता है ये भी जियोयान के साथ हमेशा ऐसा ही रिएक्ट करने वाले हैं। हालांकि मैंने नोवेल नहीं पढ़ी है, तो हम लोग अब देखते हैं क्या होगा। और अब आप लोग को स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगी। जियोयान उनकी बात को सुनकर स्माइल करता है और साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा दंग भी रह जाता है। हालांकि उसने उनसे और ज़्यादा बात नहीं की और स्माइल करते हुए जंगल के बाहर की तरफ उड़ गया था। जियोयान उस जंगल के ऊपर उड़ते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस हर एक जगह को स्कैन करता है। तभी उसे समझ आता है कि 1000 मील के अंदर सिर्फ हरा भरा जंगल ही जंगल है, इसीलिए जियोयान को कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। वो सिर्फ अपने अंदर गुयू से पूछ ही सकता था कि ओल्ड गू, क्या स्थिति है, क्या आपको इस जगह के बारे में कुछ पता है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं आसपास किसी जगह का पता लगाने में। जियोयान उनसे कहता है कि अगर हम इसी तरीके से रास्ता खोजेंगे तो मुझे लगता है कि अपने जीवन काल के अंत में भी हम रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि हमें कोई डेस्टिनेशन ही पता नहीं है। तभी एल्डर गू कहते हैं कि छोटे साथी, तुम्हें जो कुछ भी कहना है उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ नहीं खेलूंगा। आप दक्षिण दिशा की तरफ 8000 मील तक चलते जाइए, वहाँ पे कुछ इंसानों का ऑरा मुझे फील हो रहा है। मुझे लगता है उसकी हेल्प से आपको इस फॉरेस्ट से निकलने में हेल्प होनी चाहिए, है ना। उनकी बात को सुनकर जियोयान स्माइल करते हुए सीधा साउथ डायरेक्शन में उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते जियोयान को अचानक कुछ फील होता है, जिसके बाद वो रुक जाता है और ज़मीन पर देखता है तो एक यंग ह्यूमन फिगर थी, जिसके पूरे शरीर में खून ही खून लगा हुआ था, क्योंकि वो वुल्फ के टाइप के एक मैजिकल बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था। हालांकि जियोयान ने देखा था कि वो ह्यूमन काफ़ी अच्छी कंडीशन में है अगर भेड़िए से उसका कंपैरिजन किया जाए, लेकिन फाइट करते करते आखिरकार भेड़िए को एक मौका मिल जाता है, जिसके कारण वो अपना पावरफुल पंजा ह्यूमन की चेस्ट पे मारता है और वो 5-6 पेड़ों को तोड़ते हुए एक जगह पर जाकर गिरता है। हालांकि भेड़िया उसे मारने ही वाला था और वो तुरंत आकर उस ह्यूमन के चेस्ट पे एक और पंजा मारने वाला था, और वो पंजा लगता कि उसकी जान चली जाती।
अब तक उसने भी आंखें बंद कर ली थी और बस वो मरने की ही प्रतीक्षा कर रहा था कि तभी अचानक से एक आवाज़ आती है और भेड़िया ज़मीन पर गिर जाता है। वो ह्यूमन फिगर जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपने सामने सफ़ेद कपड़ों वाली ह्यूमन फिगर दिखाई देती है जो कि पेड़ की शाखा से ज़मीन पर उतर रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए उस ह्यूमन फिगर को देखता है जो कि हमारा जियोयान होता है। जियोयान ने उस ह्यूमन को देखा। जियोयान के अनुसार उसकी पावर इतनी ज़्यादा खराब नहीं थी। कम से कम डुइकी कॉन्टिनेंट के अंदर तो उसे काफ़ी ज़्यादा जीनियस माना जा सकता था क्योंकि इसकी प्रेजेंट टाइम की पावर 7 स्टार डू हुआंग लेवल पर थी। साथ ही साथ वो जिस मैजिकल बीस्ट से लड़ रहा था वो रैंक 7 का था जिसके कारण दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंतर था। जियोयान को पता था कि ये मैजिकल बीस्ट काफ़ी ज़्यादा निर्दयी था और वो बस उसे मारने ही वाला था अगर जियोयान लास्ट टाइम पे नहीं आया होता तो। जियोयान को पता था कि जिस मैजिकल बीस्ट ने इसके ऊपर अटैक किया था वो मून वुल्फ था और कोई भी इंसान मून वुल्फ पर तब तक अटैक नहीं करता जब तक कि उसकी पावर मून वुल्फ से ज़्यादा ना हो। और अगर वीक ह्यूमन उसके ऊपर अटैक करता है तो ये अपनी मौत को निमंत्रण देने जैसा होता है। हालांकि जियान ने अपने आसपास पहले ही कुछ लाशों को देखा था जिससे उसने कुछ हद तक अंदाजा तो लगा लिया था कि ये पूरा का पूरा एक गुट था जो कि बाहर आया था। वो यंग ह्यूमन फिगर तुरंत ही जियान के सामने पहुंचती है और उसे काफ़ी ज़्यादा शौक तरीके से देख रही होती है। इसके बाद वो जियान के पास आकर तुरंत ही उसे ग्रीट करता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं लियो जियांग हूँ। मेरी जान बचाने के लिए एल्डर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं आपको नहीं पहचान पाया इसके लिए मुझे क्षमा करें। लियो जियांग बिना किसी हिचकिचाहट के जियान से बोल रहा था। जियान ने भी देख लिया था कि वो एक सीधा साधा इंसान है इसीलिए जियान ने भी उसे कोई दोष नहीं दिया। इसके बाद जियान उसे अपनी बात बताता है और वो दोनों लोग ही इस फॉरेस्ट से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में लियो जियांग का जियोयान पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ा था। लियो जियांग ने जियोयान को बताया था कि इस समय वो जिस एरिया में है वो इस कॉन्टिनेंट का साउथ वेस्ट एरिया है। साथ ही साथ उसने यहाँ पे ये भी बताया था कि यहाँ पे काफ़ी सारे पावरफुल मैजिकल बीस्ट रहते हैं। साथ ही साथ उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो कि इस कॉन्टिनेंट के टॉप पर भी पहुँच चुके हैं, पहुँच सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो ह्यूमंस के बीच में भी बहुत कम ऐसे वॉरियर होने चाहिए जो कि उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि एक एग्रीमेंट के कारण वो कभी भी ह्यूमंस के ऊपर अटैक नहीं करते। अगर वो ऐसा करते हैं तो यहाँ के एल्डर्स उनका तब तक पीछा करेंगे जब तक कि वे मर नहीं जाते। लिू जियांग साउथ वेस्ट एरिया के एक छोटे से शहर किंग यांग सिटी में रहता था। साथ ही साथ वो लिू फैमिली का एक मेंबर था जो कि किंग यांग शहर के दो महान परिवारों में से एक था। उन दोनों फैमिली के बीच में रिश्ते इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे, वे दोनों एक दूसरे से लड़ाई में ही रहते थे। उस दूसरे परिवार का नाम बू था। हालांकि दोनों फैमिलीज की पावर हर एक चीज में समान थी। एक बार जब बू फैमिली के चीफ ने ब्रेक थ्रू कर लिया था तो उसने ल्यू फैमिली के चीफ के साथ लड़ाई की थी और इसके बाद ल्यू फैमिली के चीफ को सीक्वल के साथ छोड़ दिया था। हालांकि चीफ घायल हो गए थे लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया था और मेडिसिनल इक्विपमेंट के यूज़ करके उन्हें ठीक भी कर लिया गया था काफ़ी हद तक। हालांकि उनको पूरी तरीके से ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिनल इक्विपमेंट और इंग्रेडिएंट की ज़रूरत थी, लेकिन ल्यू फैमिली को पूरी तरीके से दबा के रखा गया था क्योंकि इस दशक में वू फैमिली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। किंगसन सिटी के ज़्यादातर मार्केट पर वू फैमिली का ही कब्जा था। वू फैमिली को कुछ मेडिसिनल इक्विपमेंट और मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे जो कि हमारी फैमिली के पास नहीं थे, इसीलिए उन्हें ढूंढने के लिए मुझे इस फॉरेस्ट में आना पड़ा था। इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। मुझे काफ़ी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट तो मिल चुके थे लेकिन सोल प्रोटेक्टिंग ग्रास अभी भी मुझे नहीं मिला है। ल्यू जियांग को अपनी फैमिली के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। उसे पता था कि अगर इन दोनों फैमिलीज़ के बीच में फ़ाइट होती है तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगी क्योंकि उसके क्लेन चीफ अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाए थे। ऐसे ही बात करते करते समय पलक झपकते ही बीत जाता है और वो अब तक सिटी में पहुंच चुके थे। जुआन ने जैसे ही देखा कि उसके आगे हरी घास नहीं बल्कि एक सख्त सड़क थी जिसमें ये सिटी काफ़ी ज़्यादा बिजी दिखाई दे रही थी और साथ ही साथ काफ़ी सारे लोग यहाँ वहाँ जा रहे थे। जियोयान ने आखिरकार यहाँ पे हेवन और अर्थ के बीच में ह्यूमन ऑरे को फील किया तो वो चुपचाप रिलैक्स फील करने लगा था। और इसके बाद जियोन कहता है कि ह्यूमंस के साथ रहना अभी भी बेहतर है, अकेले रहना सच में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है।
इसके बाद जियन कहता है भाई लियो, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जैसे ये आवाज आई कि जियोन वहां से काफी ज्यादा स्पीड के साथ गायब हो जाता है। लिू किंग ने सिर्फ वहां पे हवा को ही देखा था, उसे तो जियोन दिखाई भी नहीं दिया था। ये देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है कि जियोन जो कि उसी की उम्र का दे रहा था, इतना तेज कैसे हो सकता था। ल्यू किंग वहां पे काफी लॉन्ग टाइम तक खड़ा हुआ था। वो जैसे ही आगे बढ़ने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाता है तो उसे लगता है कि जैसे वो गिर जाएगा, क्योंकि उसके पैर पहले ही सुन्न हो चुके थे। वो अपने पैरों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी डुजकुई का यूज करता है और किंग यांग सिटी की तरफ दौड़ने लगता है। लिंग जियांग यहाँ पे यही सोच रहा था कि इतनी स्पीड को देखते हुए केवल उसके फैमिली का जो चीफ है वही जियोयान का पीछा कर सकता है, वो भी जब तक वो अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं करता तब तक। ल्यू जियांग को बस यही लग रहा था कि जियोयान का जो फाउंडेशन है उसके हिसाब से वो किसी बड़े से क्लेन का डिसाइबल होगा जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए निकला था। वो बस यही सोच रहा था कि अगर उसके जियोयान के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशन रहे तो वू फैमिली को भी उसके साथ काफ़ी अच्छी तरीके से और सॉफ्ट तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ अपनी फैमिली की तरफ जाते हुए कहता है कि मुझे फैमिली के चीफ को ये बताना चाहिए। और इतना कहने के बाद ही उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो किंगयांग शहर में ल्यू फैमिली की तरफ चल देता है। तो इसी के साथ हम ये एपिसोड भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि जियान सिटी में क्या करता है। कुछ तो जियान करेगा ही, और जियान कभी भी सीधी सादी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं करता, उल्टा सीधा हमेशा ही करता रहता है। तो नेक्स्ट एपिसोड पे देखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट। बाय बाय।